हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ मेनी पार्टीज़ शुड वी हैव, कि एक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। उसका आंसर हमें उस वाले वीडियो में मिल गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, और कौन कौन सी मेनली हमारे कंट्री के अंदर नेशनल पार्टीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। कुछ मतलब पार्टीज होती हैं जो पूरी कंट्री को रन करती हैं, फिर पूरी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पार्ट्स में रहती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या करती हैं, वो अलग अलग तरीके से नहीं चलती, वो एक ही साथ चलती हैं। उस पार्टी का मोटिव होता है उसको लेकर आगे बढ़ाकर चलती हैं, ठीक है। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज। कुछ पार्टीज होती हैं जो पूरी देश में फैली हुई होती है, विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, जिनको हम नेशनल पार्टीज बोलते हैं। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। उनकी जो वो जो पार्टी है उसकी जो है ना अलग अलग यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, पूरे कंट्री वाइड वो फैली होती है, राइट। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग तो प्रेजेंट होती है अलग अलग स्टेट में, लेकिन वही प्रोग्राम, वही पॉलिसी, वही स्ट्रेटजी को अप्लाई करती हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं जो नेशनल पार्टी का उनका मोटिव है, जो कि उनकी नेशनल पार्टी ने उन्हें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये होती है एक नेशनल पार्टी जो कि पूरी कंट्री के अंदर फैली हुई होती है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कोई भी पार्टी अगर कंट्री में है और उसको अगर नेशनल पार्टी बनना है या फिर रिकग्नाइज होना है कि भाई हाँ हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसमें जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टी अगर नेशनल पार्टी या फिर कोई भी पार्टी एक रिकग्नाइज पार्टी बनना चाहती है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को, किसमें? इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन आपको पता है क्या होता है। Commission treats all parties equally, but it offers some special facilities to large and established parties. तो जो इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया का, वो सभी पार्टीज को इक्वल ट्रीट करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, तो वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। लेकिन जो पार्टी पहले से ही मतलब बनी हुई है, जो पहले से ही रिकग्नाइज है, या फिर थोड़ी जो बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, उसको वो रिकग्नाइज पार्टी कहता है, और उनको कुछ सिंबल्स वगैरह फिर कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें स्पेशल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड होती हैं जो कि लार्ज कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर कोई स्थापित पहले से एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, वो बड़ी है काफ़ी, तो उसको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं किसकी तरफ से? हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से। जैसे कि यूनिक सिंबल मिलता है, जैसे कि अगर आप बीजेपी का देखो तो कमल है, ठीक है, लोटस फ्लावर, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे ही जो है सिंबल होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। लेकिन जो लार्ज और एस्टैब्लिश पार्टी होती है उसको ये सिंबल मिलता है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और वो पार्टी जिसको ये ऐसा मतलब सिंबल मिलता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर और कुछ फैसिलिटीज फीचर्स मिलते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोल देते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज्ड जो है स्थापित कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर अ रिकॉग्नाइज पार्टी। अब हमें कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, या फिर क्या क्राइटेरिया हमें मीटअप करना पड़ेगा जिससे कि कोई पार्टी एक रिकॉग्नाइज पार्टी बन सकती है, ठीक है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। वो पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी हम उसको कह सकते हैं जो पार्टी क्या करती है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 6% टोटल वोट्स, मतलब जो भी टोटल वोट्स है लोकसभा इलेक्शन में उनमें से 6% वोट्स उसकी हो, ठीक है। और असेंबली इलेक्शन में अगर 4 स्टेट में 6% वोट्स आ जाती हैं तो वो पार्टी बन जाती है, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स। और लोकसभा में जो मतलब इलेक्शंस होंगे उनमें कम से कम 4 सीट्स तो आनी ही चाहिए, तो उस पार्टी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या फिर रिकॉग्नाइज पार्टी बोल सकते हैं, या फिर एज अ नेशनल पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया मीटअप करना पड़ेगा? 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अगर वो पार्टी मीटअप कर लेती है कि भाई हमारे इतनी वोट्स, इतनी पार्टीज मतलब इतनी सीट्स वगैरह पूरी हो चुकी हैं, तो हम उस पार्टी को फिर रिकॉग्नाइज या फिर नेशनल पार्टी बोल देते हैं, और फिर उसको अपना खुद का एक यूनिक सिंबल भी मिल जाता है, ठीक है। और इस क्राइटेरिया को मीटअप करने के बाद ऐसी कुछ 7 पार्टीज है जिन्होंने क्राइटेरिया मीटअप किया है, जिनके मतलब इतनी वोट्स, इतनी सीट्स वगैरह हो गई हैं, ठीक है। उन 7 की 7 पार्टीज को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर डिटेल में। अब यहाँ पर हमारी पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, ये 1 जनवरी
जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की लीडरशिप में, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला था 2016 में, ठीक है। तो उससे पहले मतलब ये नेशनल पार्टी नहीं थी। भला इनका फ्लावर एंड ग्रास यानी कि फूल और घास, ठीक है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि जिस कंट्री में रिलीजन को बेसिस नहीं माना जाता वहां पर, या फिर रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो ये भी वही चाहते हैं। ये चाहते हैं सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये इनके दो मेन मोटिव्स हैं। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2012, और 2012 से यानी कि 2011 से ये वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में है। कौन सी पार्टी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ये प्रेजेंट है ये नेशनल पार्टी, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात और सुनो, यहाँ पर जो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया गया है कि इस पार्टी ने कितने वोट जीते थे, कितनी सीट्स जीती थी। तो हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, कितनी परसेंट जीती थी, किस ईयर में जीती थी। तो ये जो ईयर, डेट्स, ये वाली चीजें हो ना, ये ज्यादा पूछी नहीं जाती। और सीबीएसई की नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी। हाउ टू, वाई टू, जो मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो जो 2-3 मेन पॉइंट्स है एक पार्टी के वो पता होने चाहिए, और पता होना चाहिए कि मतलब आसपास का आइडिया होना चाहिए, किस ईयर में बनी थी, कितने आसपास लगभग वोटों से बनी थी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन याद करने का, रट्टा मारने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी बोलते हैं। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। इसको 1984 में फॉर्म किया गया था। किसकी लीडरशिप में? काशीराम की लीडरशिप में। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासीज एंड ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये चाहते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओबीसी, दलित, आदिवासी होते हैं, इनको भी इतना ही पावर, रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी के अंदर मिले, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ये इनका मेन मोटिव है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ये चाहते हैं कि जो दलित्स हैं, ऑप्रेस्ड पीपल हैं, उनके साथ कोई भी उनकी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, उनके साथ कोई मतलब बुराई चीज वाली ना हो, ठीक है, वो ये चाहते हैं। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो मतलब स्टेट है यूपी, उसमें ज्यादा इसका मेन बेस है, वहां पर ही ज्यादा पावर में है, ठीक है। तो 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा। थर्ड वन है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बोलते हैं बीजेपी। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। इसको 1980 में फाउंड किया गया था। इसका पहले नाम था भारतीय जनसंघ, फिर पलटकर इसका नाम रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। हाँ, ये क्या चाहते हैं बीजेपी वाले? क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बने। किस पर एम्फोसाइज कर किस पर मतलब ध्यान देकर? ड्राइंग इंस्पिरेशन, किससे इंस्पिरेशन लेकर? फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर, जो हमारा इंडिया का पहला कल्चर था उससे इंस्पिरेशन, उसकी वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेकर एक मॉडर्न इंडिया को बनाना चाहते हैं। थर्ड है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। अब ये कैसे सुधारना चाहते हैं हमारे इंडिया को? पुरानी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज लेना चाहते हैं? वो है कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग हो जाता है। कई बार जो लोग हैं वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं इस चीज को कि हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदुइज्म। हिंदुत्व का मतलब होता है जो हमारे इंडिया में पहले फॉलो हुआ करता था, एंशिएंट कल्चर हमारा, ठीक है। तो हिंदुत्व हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो किस पर ध्यान देते हैं? कल्चरल नेशनलिज्म पर। इनका ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडिया नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of their religion and ban of religious conversions। ये क्या चाहते हैं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर है उसके ऊपर कोई स्पेशल स्टेटस ना हो, जो अब है भी नहीं नए आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, ठीक है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया के अंदर आ जाए और उस पर कोई स्पेशल स्टेटस ना लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, यानी कि कोई अलग अलग कपड़े ना पहन पाए, सबके लिए सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। अब यहाँ पर रिलीजियस, आप ये नहीं कि आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैन इस चीज पर है जो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, यानी कि फोर्सफुली किसी को किसी एक रिलीजन में से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा देते हैं। हाँ, आप अपनी खुशी से, मर्जी से एक रिलीजन में से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली अगर आपको कोई कराता है तो वो बीजेपी का मोटिव है, वो ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। थर्ड हमारी पार्टी ये हो गई पॉलिटिकल पार्टी। फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईएनसी।
पॉपुलरली इसको जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के नाम से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885, ठीक है। ये सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है पूरे वर्ल्ड की, ना कि सिर्फ इंडिया की, और इसको 1885 में फाउंड किया गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके लीडरशिप में पार्टी बनाई गई थी। इन पार्टी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, यानी कि हमारा इंडिया मॉडर्न इंडिया हो। सेक्युलर यानी कि उसमें कोई एक रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन ना हो, जैसे कि पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम, वहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, यानी कि अगर वहाँ पर कोई और इंसान मतलब कुछ और रिलीजन फॉलो करता है तो उसे इतने ज़्यादा उसके उतने ज़्यादा राइट्स नहीं मिलेंगे, फिर उसको फॉलो नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो, वो कहता है सेक्युलर, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस पर ध्यान देती है कि मॉडर्न सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो इंडिया, ठीक है। मेन आइडिया इज टू प्रमोट सेक्युलरिज्म। इनका मेन आइडिया यही है कि कोई भी रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, किसी के साथ रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना मेन आइडिया है इनका। एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, और जितनी भी माइनॉरिटीज जैसे कि मुस्लिम्स, ओबीसी, दलित्स, ठीक है, और सारे जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, ट्राइबल लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, उन पर ध्यान देना भी इनका ही मेन मोटिव है। यहाँ पर हमने दो पार्टीज पढ़ी, भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज आईएनसी। अब चलते हैं और पार्टीज की तरफ। हमारी फिफ्थ नेशनल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम सीपीआई के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड इन 1925, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1925 में। पार्टी बिलीव करती है इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, कार्ल मैक्स और व्लादिमीर लेनिन की थ्योरी पर, ठीक है। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म हम सबको पता है कि जब एक रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहते, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलीजन एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन होने के लिए आपको कोई एक रिलीजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तानी होने के लिए आपको वहाँ पर जो इस्लाम है वो ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म होता है जब किसी कंट्री के अंदर रिलीजन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर रिलीजन पर ज़्यादा दबाव नहीं होता, लोगों को एक तरह से ऑप्रेस नहीं किया जाता किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, या फिर कोई एक वहाँ का नेशनल ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है। अपोज्ड एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी पर वो लोग बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, ये वाली पार्टी सीपीआई, ठीक है। अपोज्ड टू द फोर्सेज ऑफ सक्सेसिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये जो मतलब पार्टी है ये फोर्स करती है या फिर अपोज करती है इन सब चीज़ों को, कि अगर आप कम्युनलिज्म को फोर्स करवा रहे हो, कम्युनलिज्म हमने देखा था कास्ट वाले उसमें, ठीक है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर में, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस पार्टी के अंदर अपोज की जाती हैं, यानी कि मानी नहीं जाती। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर। ये एक्सेप्ट करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, किसके लिए? ताकि जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, पुअर लोग हैं, उनकी हेल्प हो सके। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई-एम, ठीक है। तो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सीपीआई और सीपीआई-एम इन दोनों का रिलेशन कैसे है। तो यहाँ पर रिलेशन है, ये वीक हो जाती है जब 1964 में ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, और फिर इस पार्टी से एक नई पार्टी निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं सीपीआई-एम। तो जो सीपीआई-एम है ये पहले सीपीआई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी बिल्कुल अलग पार्टी है, ये जो पार्टी है इसकी एक तरह से बेस जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ था, ठीक है, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई-एम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जब ये पार्टी वीक हो गई थी 1964 में, ये स्प्लिट हो गई थी और इससे एक नई पार्टी निकल कर आई थी दैट इज सीपीआई-एम। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अधिकतर जिसकी प्रेजेंस देखी जाती है वो है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। अब हम पढ़ते हैं हमारी सिक्स्थ पार्टी को। सिक्स्थ पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, सीपीआई-एम, ठीक है। तो ये वही पार्टी है जो मतलब सीपीआई जो है एक तरह से स्प्लिट हो गई थी और फिर उसका फॉर्मेशन किसका हुआ था? सीपीआई-एम वाली पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडेड इन 1964 में इसका स्प्लिट हो जाता है और इससे यहाँ पर ये फाउंड की जाती है 1964 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, ये भी उसी थ्योरी पर बेस्ड है, ये भी मतलब उस चीज़ पर बिलीव रखती है। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। बिल्कुल वही मतलब मोटिव है, ठीक है, इन लोगों के भी। क्या कि सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, यानी कि उन चीज़ों को होने नहीं देते। Accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India। तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है ये उन लोगों, ये मतलब इन चीज़ों को अच्छा मानते हैं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं,
ठीक है, और ये मानते हैं कि यूजफुल है, हेल्पफुल है, किसके लिए, जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव को सिक्योर कर सके, दैट इज सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक चीज़ें नहीं देखनी चाहिए इंसान की, सोशली वो इंसान कैसा है, बैकवर्ड क्लास में है, अपर क्लास में है, वो नहीं देखा जाना चाहिए। तो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिलना चाहिए, और इनकी एम किस चीज़ से पूरी होगी, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। enjoys strong support in वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। और क्या होता है कि मतलब ये जो अधिकतर सपोर्ट है इन्हें किन स्टेट से मिलता है, वेस्ट बंगाल से, केरला से एंड त्रिपुरा से। पहले इनको आंध्र प्रदेश, पंजाब से मिलता था और तमिलनाडु से मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, अब सिर्फ वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा से मिलता है, ठीक है। तो दो हमने पार्टीज देखी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट। पहले ये वाली पार्टी थी, फिर ये स्प्लिट हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, 1964 में, और फिर इसका स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद 1964 में इस वाली पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और इस पार्टी का बेस इस वाली पार्टी से है। तो आपको समझ आया फिफ्थ और सिक्स्थ पार्टी। अब हम चलते हैं सेवेंथ पार्टी की ओर। अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम पॉपुलरली एनसीपी के नाम से भी बुलाते हैं। अब आप सोचोगे इसके नाम में कांग्रेस आ रहा है, जैसे आईएनसी पार्टी के नाम में भी कांग्रेस आता है, क्या इसका कुछ रिलेशन है कांग्रेस पार्टी से? जी हाँ, इसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, उसको देखते हैं हम। फॉर्म्ड इन 1999, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। कैसे हुआ था? फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट आ गया था, तो उसमें से ये फॉर्म होकर पार्टी आई थी, उसमें से इवॉल्व होकर ये पार्टी निकल कर आई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी थोड़ा कांग्रेस से मिलता जुलता है, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मर्ज थी, लेकिन फिर उसके बाद ये बाहर निकल कर आती है। कब? 1999 में जब ये फॉर्म होती है, तो ये कांग्रेस पार्टी में से निकल कर आ जाती है, ठीक है। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेक्युलरिज्म को, यानी कि किसी भी रिलीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई एक रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। देन इक्वालिटी को, हर बेसिस पर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, एंड फेडरलिज्म को ये फॉलो करती है। वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन्स टू द कंट्री। पहले क्या हुआ करता था कि जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो मतलब बाहर के लोग थे, वो हमारे इंडिया में आकर मिनिस्टर्स बना करते थे। तो इनका मानना ये था कि जो इंडिया के अंदर बोर्न हुआ है, जो इंडिया की सिटीजनशिप लेकर बैठा है, जो एक इंडियन सिटीजन है, वो ही इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को संभालेगा, वो यहाँ पर मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है, बन सकता है मतलब, ठीक है। So wants that high offices in government, कि जो हाई ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, be confined to natural born citizens of the country। तो वो किसको मिलना चाहिए? जो नेचुरली इस कंट्री में, हमारे इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं, ना कि किसी आउटसाइडर या फिर किसी फॉरेनर को, राइट। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम, ठीक है। अधिकतर मतलब जिसकी प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक मेजर पार्टी है, और आसपास भी इसकी झलक दिख जाती है, मतलब जो उसके आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे कि मेघालय, मणिपुर और असम, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी तीन, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो नेशनल पार्टीज वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा नेशनल पार्टी क्या होती है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी मेजर 7 नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, देन सेकंड थी बहुजन समाज पार्टी BSP, देन थर्ड थी भारतीय जनता पार्टी, एंड फोर्थ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिफ्थ थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, देन उसके अंदर से एक फॉर्म होकर आई थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, और हमने अब लास्ट वाली पार्टी पढ़ी है, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक दैट इज नेशनल पार्टीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। जैसे नेशनल पार्टीज होती हैं, ऐसे ही स्टेट की, हर स्टेट की भी अलग अलग पार्टीज होती हैं। तो अगले वीडियो में हम उस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।